चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग भारत के इतिहास को देख रहे थे, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको फ्रीडम मूवमेंट बता चुके थे। और उसी के बाद बताया था कि हमारे इतिहास में बहुत सारे और भी टॉपिक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जिनसे सवाल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़ी परीक्षाओं से लेकर छोटी परीक्षाओं में। और उन्हीं अलग अलग टॉपिक को एक एक करके आपको समझाते चले जा रहे थे, जिसमें आपको पिछली बार दिल्ली दरबार के बारे में बताया, कुछ जनजातीय आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन, कुछ समाचार पत्रों का इतिहास, शिक्षा का इतिहास। ये सब अलग अलग टॉपिक हैं जो रेगुलर टॉपिक में हमारे कवर नहीं हो पाते, तो उनको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट के आपको बताना शुरू किया था। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है पुनर्जागरण, रेनेसा। पुनर्जागरण से हमारी परीक्षाओं में अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे, अनिवार्य रूप से मिलेंगे। आज की भी जो क्लास है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। पुनर्जागरण की अगर बात करें, रिनेसा, रिनेसा का मतलब होता है फिर से जागना। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है पुनर्जागरण, यानी फिर से जागना। फिर से जागने का मतलब क्या है कि हम पहले जाग रहे थे, फिर सो गए, सोने के बाद फिर जाग रहे हैं। यही मतलब हुआ पुनर्जागरण का। मतलब क्या कि पहले हम जागे हुए थे, बीच में किसी कारणों से सो गए थे और दोबारा फिर से हम उठे हैं। यानी कि पहले हमारा इतिहास में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारी गौरवशाली परंपराएं थी। बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके वजह से हमारा इतिहास थोड़ा पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, डाउनफॉल हमारे इतिहास में आता है और हम लोग थोड़े दब जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके हम उठना शुरू करते हैं, यानी फिर से हम क्या हुए, जाग के। यानी अभी जागे, बहुत पहले जागे थे, बीच में कुछ समय के लिए हम सो गए थे, इसी कहें पुनर्जागरण। तो ये पुनर्जागरण जो हम लोग पढ़ते हैं, ये यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। यूरोप का इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी पुनर्जागरण का एक दौर शुरू होता है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो स्थितियाँ बनी हुई थी, और इस पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में इटली से होती। तो लेकिन जो यूरोप का पुनर्जागरण था और भारत का पुनर्जागरण था, इसमें बहुत अंतर है। यूरोप का जो पुनर्जागरण हुआ वो हर क्षेत्र में हुआ, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ जो पुनर्जागरण हुआ, ये राजनीतिक या आर्थिक या तकनीकी क्षेत्र में नहीं। पुनर्जागरण हम लोग भारत में जो केवल देखते हैं, वो केवल दो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एक सामाजिक पुनर्जागरण, सोशल, और दूसरा है धार्मिक पुनर्जागरण, रिलीजियस। बस धार्मिक और सामाजिक, वो राजनीतिक और आर्थिक और इस तरीके का कोई पुनर्जागरण हमें नहीं देखने को मिलता। तो जो यूरोपीय पुनर्जागरण था, उससे हमारा पुनर्जागरण काफी अलग दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पुनर्जागरण केवल क्या क्या था, सामाजिक और धार्मिक। यानी धर्म में हम कुछ सुधरे और समाज में कुछ सुधार की कोशिश की गई। सुधरे क्या, सुधार की कोशिश की गई, सुधरने की गुंजाइश तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश की गई। ठीक है। तो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग पुनर्जागरण पढ़ते हैं, उससे और हमारे यहाँ के पुनर्जागरण में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। वहाँ हर एक क्षेत्र में था, हमारे यहाँ केवल दो सेक्टर में हम लोग देखते हैं। अब ये जो पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, किन परिस्थितियों में इसका उदय होता है, तो पुनर्जागरण की जो आवश्यकता पड़ी वो इसीलिए पड़ी कि प्राचीन भारत बड़ा संपन्न था, एक रिच। हम लोग अपना पूरा इतिहास देखते हैं, गौरवशाली इतिहास मौर्यों का, गुप्तों का। उसके बाद राजपूत काल में संघर्ष की स्थिति रही, लेकिन आर्थिक स्थिति बड़ी भारत की मजबूत हुआ करती थी। लेकिन फिर जब बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तुर्क आते हैं, अफगान आते हैं, फिर संघर्ष का एक दौर हमें दिखाई देता है। उसके बाद फिर मुगल आते हैं, तो मुगलों ने एक समृद्धि दिखाई, और मुगलों के समय तक भारत एक बड़ा समृद्ध राष्ट्र बन चुका था। दुनिया भर के देशों में इसका एक अच्छा खासा नाम था, बड़ी बड़ी चीज़ें होने लगी। तो एक चमक दमक, एक शान और शौकत, एक दिखावे का काल था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मुगलों के काल में संगमरमर की इमारतें बहुत अच्छी बनने लगी थी, और संगमरमर की इमारतों की और चमक को बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे कि अंदरूनी दीवारों पर, छतों और दीवारों में कारीगरी करके नक्काशी करते थे। उसमें सिर सोने चांदी हीरे मोती से जड़वा देते थे, तो उसको पिटरा ड्यूरा कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें बढ़ने लगी थी। तो उससे एक बड़ा एक शो ऑफ, एक दिखावे का काल आया। लेकिन फिर बाद में इसी दिखावे की वजह से यूरोपीय लोग भारत में आते हैं, व्यापार व्यवसाय करना शुरू करते हैं, और फिर आपको इतिहास से समझाते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके व्यापार करते करते वो भारत पर कब्जा कर लेते हैं। अब इस कब्जे के क्रम में हमारे राजाओं की भी नीतियाँ बड़ी सारी थीं। राजाओं का भी योगदान था, आपसी संघर्ष थे, आपसी लालच था, कंपनियों का भी अपना कुछ योगदान था। कुल मिला के वो अलग मुद्दा है कि कैसे उन्होंने कब्जा किया। तो उस कब्जे के क्रम में
जो भारत टूटा हुआ इतिहास था, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर आप कह लिए कोई ऐसी भावना नहीं थी कि एक राष्ट्रवाद की भावना हो कि पूरा एक देश हमारा है। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना भारत, उस समय भारत नहीं, छोटे छोटे टुकड़े बने हुए थे। तो मराठे अलग हैं, तो ये आपका मैसूर अलग है, तो कर्नाटका अलग है, तो हैदराबाद का निज़ाम अलग है, तो पंजाब में सिख राज्य अलग है, तो अवध का नवाब अलग है, तो बंगाल का नवाब अलग है, तो छोटे छोटे टुकड़े बने हुए थे। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में जिनको जैसी व्यवस्थाएं समझ में आती थी वैसी वैसी व्यवस्थाएं वो आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। तो एक राष्ट्रीयता का एक अभाव था हमारे देश में। और दूसरा, शासकों के निरंतर संघर्षों ने लोगों के आर्थिक जीवन को बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया। भाई राजा खूब लगान वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा, फिर गोला बारूद खरीदेगा, फिर जो है कि हथियार बनाएगा, जाके दूसरे से मारामारी करेगा। यही होता था, युद्ध करते थे। तो युद्ध के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? सब किसानों का ही, सब व्यापारियों का ही जो पैसा था टैक्स के रूप में जो इनको मिलता था, वो लड़ाई झगड़े में संघर्ष करते हुए खत्म कर रहे थे। ऊपर से जब कंपनी आई तो कंपनी ने आर्थिक शोषण शुरू किया। पिछली क्लास में आपको बताया था किस तरीके से आर्थिक रूप से वो खून पी रहे थे, कैसे कैसे इन्होंने अपनी नीतियां बदलने लगी, भू राजस्व नीतियों का निर्माण किया, जिससे अल्टीमेटली किसानों का खून पीना उन्होंने शुरू कर दिया। तो एकदम दबी कुचली अवस्था में आ चुके थे किसान। तो जब पेट भरेगा तब तो आदमी समाज की बात करेगा, तब तो धर्म की बात करेगा। तो समाज में रूढ़िवादियाँ बहुत सारी थीं, धर्म में भी बहुत सारी रूढ़िवादिता आ चुकी थी, क्योंकि अब लोग अपने आप को सिकोड़ने लगे थे। अभी तो आप 10 लोगों से मिलते हैं, अलग अलग धर्मों की आप मान्यताएं देखते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, नया नया उसमें ऐड करते रहते हैं। उसमें क्या था कि लोग सिकुड़ते चले जा रहे थे, सिकुड़ते चले जा रहे थे, और अपने आप को बचाने की कोशिश में अपनी प्रथाओं को और कड़ाई से लागू करते चले जा रहे थे। बचाने की कोशिश थी कि बाहरी हमलावर आ रहे हैं, लड़कियों को उठा के लेके चले जा रहे हैं, तो लड़कियों को लोग जिम्मेदारी समझते थे कि भाई लड़कियां तो एकदम बोझ की तरीके से हैं। पहली बात तो पैदा ही ना हो, और पैदा हो तो जल्दी से जल्दी उनकी क्या कर दी जाए, शादी कर दी जाए, ताकि हमारे सर पर हेडेक ना हो। यही होता था। तो समाज में लड़कियों की बहुत कम उम्र में क्या कर देते थे, शादी कर देते थे। लड़कियों को भाई बोझ समझते थे, तो स्कूल कॉलेज पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं करते थे, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं होती थी। इनकेस कम उम्र में शादी हो गई, किसी तरीके से शादी कर दिया, तो पता चला कि फिर पति की मौत हो गई, तो फिर विधवा हो गई, तो विधवाओं की स्थिति और गंभीर होने लगी। तो इतनी गंभीर स्थिति में विधवाओं को रखा जाता था सामाजिक कुरीतियों की वजह से कि उससे ज़्यादा अच्छा तो जला देते थे। सती प्रथा जोर पकड़ने लगी थी, विधवाओं की स्थिति इतनी खराब होने लगी हमारे समाज में कि विधवा होने से अच्छा है क्या किया जाए, उसको जला दिया जाए। सती प्रथा जैसी परंपराएं चल रही थी। तो सती प्रथा है, पढ़ाई लिखाई नहीं होने दिया जाता था लड़कियों का, बहुत कम उम्र में शादी कर देते थे। अब शादी करने के लिए आदमी भी नहीं मिलते थे, तो पता चला कोई बूढ़ा आदमी मिला पैसे वाला, उससे भी शादी कर दी। पता चला 16 साल की लड़की की शादी 70 साल की बूढ़े से हो रही है। जो पैसे वाले धनी मनी लोग होते थे, जो जमींदार टाइप के होते थे, कई कई शादियां करते थे, कम उम्र की लड़कियों से शादियां करते थे। तो ये सब परंपराएं खूब चली। तो इससे महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे करके क्या आने लगी, गिरावट आने लगी, शिक्षा में कमी आने लगी, धर्म में भी इस तरीके की मान्यताएं होने लगी जो रूढ़िवादिता को जन्म देती हैं। तो सब कुछ एकदम जकड़ने लगा था। तो इसका कारण वही विदेशी प्रभाव, विदेशी शासन, लोगों की लूट, शासकों की, और हमारे जो नीति निर्माता थे उनकी जनता के प्रति जो अनभिज्ञता थी, जनता के हित में बिल्कुल नहीं सोचते थे, लूट खसोट वाली जो नीतियाँ थी, जिसकी वजह से समाज बिल्कुल पूरी तरीके समझ लीजिए कि सड़न की स्थिति आ चुकी थी हर मामले में। हालांकि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई अंग्रेजों के मामले, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सुधार के भी दिशा दिखा दी। प्रयास तो शुरुआत में नहीं किया, दिशा दिखा दी किसने, अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेजों का जो व्यवस्था थी, अंग्रेजों में यूरोप में आप देखेंगे कि महिलाओं को पर्याप्त रूप से शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई, स्त्रियों को ठीक ठाक अधिकार मिले। तो वही चीज़ें भारत में आई कि जब भारत में अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों का जो पहला नियंत्रण था भारत में, कहाँ पर था, बंगाल में था। तो बंगाल में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया, और बंगाल में ही इनकी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था जो थी वो बढ़ी, स्कूल कॉलेज बने। वे अंग्रेज अपने लिए स्कूल कॉलेज बनवाते थे। तो उन्हें अंग्रेजों के कंपनी के संपर्क में आने वाले पढ़े लिखे बंगाली बाबू लोग, जो पैसे वाले पढ़े लोग थे, वो लोग अंग्रेजों के संपर्क में आए, तो वो लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़े, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के समाज, वहाँ की व्यवस्थाओं को जानना शुरू किया। तो जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ की समाज की व्यवस्थाओं को जानना शुरू किया, तो उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। वही चीज़ें, वही ज्ञान उन्होंने भारत में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये जो पुनर्जागरण जो शुरू हुआ सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से,
ये सब किसके संपर्क की वजह से शुरू हुआ? अंग्रेजों के ही संपर्क की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ की जो भावनाएं थी वही धीरे धीरे आने लगी। भाई जो अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी में जो कहानियाँ थी, जो उपन्यास थे, जो नाटक लिखे गए, उनका जो साहित्य था, वो सब जब भारत में आया तो वहाँ लोगों ने पढ़ा, तो उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई दी। तो पढ़े लिखे वर्ग के लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी करके जागरूकता आनी शुरू हुई। तो वही जो जागरूकता आई तो थोड़े स्तर पर उन्होंने प्रयास किए, और वही जो थोड़े थोड़े प्रयास किए वही हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण आंदोलन, जो किस क्षेत्र में था? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में था। और इसको ध्यान रखेंगे, पढ़े लिखे जो अमीर लोग थे इन्हीं लोगों ने शुरू किया, और ये किसके संपर्क की वजह से? अंग्रेजी संपर्क की वजह से शुरू किया। हालांकि ये बहुत थोड़े से लोग थे, मुट्ठी भर, गिने चुने लोग। तो ऐसा भी नहीं था कि पुनर्जागरण आंदोलन जैसे यूरोप में चला तो बहुत भारी मात्रा में चला, यहाँ पर बहुत सीमित था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। बंगाल से शुरुआत क्यों हुई? जैसे यूरोपियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, यहाँ पर कहाँ से होती है भारत में? बंगाल से, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा शिक्षा का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सबसे ज़्यादा वहीं थे, क्योंकि कलकत्ता उनकी क्या थी? राजधानी थी। तो वहीं से धीरे धीरे करके पुनर्जागरण की भावना शुरू होती है। हालांकि उस समय नहीं था कि पुनर्जागरण हो रहा है, लेकिन अब लोगों के दिमाग में आने लगा था। उसी को हम लोग पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं। और इसकी जो पुनर्जागरण की शुरुआत थी, सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, राजदूत माना जाता है, वो थे राम मोहन राय। राम मोहन राय कलकत्ते के निवासी थे, ब्राह्मण परिवार से थे, पढ़े लिखे थे, 12 भाषाओं के जानकार थे। और वहीं से हमारा पुनर्जागरण आंदोलन शुरू होता है। तो पहले राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। कहाँ चले गए भाई? तो जो राजा राम मोहन राय था, पहली बात तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। और जो हुआ ये था कि राजा राम मोहन राय को अकबर ने भेजा था कहाँ पर? लंदन भेजा था, कुछ शिकायत करने के लिए और अपनी पेंशन वगैरह ठीक कराने के लिए। तो उसी के लिए इनको टाइटल दी गई थी, किसकी? राजा की। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? राजा राम मोहन राय। अब ये जो राजा राम मोहन राय का जीवन था, पहले उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में, बंगाल में थे। 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मौत हो गई। 12 मई 1774 बंगाल के राधापुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी पैसे वाले थे, अमीर आदमी थे। ठीक, पता है ना कि पैसे वाले लोगों से ये सारी चीज़ें शुरू होती। तो जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल के राधापुर गांव में, संपन्न ब्राह्मण परिवार में। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन था? राजा राम मोहन राय। इन राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने राम मोहन राय को क्या कहा था? युगदूत कहा था। ठीक, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी तथा मुगल दरबार की ओर से कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। ठीक, पढ़े लिखे थे, और इनके जो आधुनिक विचार थे, उनके विचारों से इनके पिताजी बड़े नाराज थे। पिताजी पक्के ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, तो नाराज हो गए थे। तो घर छोड़ के ये चले गए थे, नेपाल चले गए थे। और नेपाल जाके उन्होंने पहले कुछ बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा हासिल की, वहाँ से वापस लौटे। और सबसे पहली किताब जो उन्होंने लिखी थी 1809 में। तो 1809 में इन्होंने कौन सी किताब लिखी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसको कहा जाता है तोहफातुल मुहाबिदीन। ठीक, तोहफातुल मुहाबिदीन। मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवादी। तो इसको हिंदी में कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखा रहता है एकेश्वरवादियों को, एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादी मतलब कि जैसे भारत का धर्म हमेशा से क्या रहा है? बहुदेववादी रहा है। हम लोग ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ धर्म होते हैं जो एकेश्वरवादी होते हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है। तो खास तौर पर ईसाई धर्म से इनका संपर्क हुआ था, और ईसाई अंग्रेजों संपर्क में थे ही।
तो चर्च वगैरह जाते थे हर संडे को, तो ये लगता था कहीं ईसाई तो नहीं हो गए। तो वही उन्होंने ईसाइयों के लिए लिखा था। एकेश्वरवादी कौन होते हैं? ईसाई होते हैं। तो उसे क्या नाम दिया गया था? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इन्होंने कई सारी सोसाइटीज और कॉलेज की भी स्थापना की। 1817 में आपको बताया था कि कलकत्ता के डच घड़ीसाज डेविड हेयर की सहायता से क्या बनाया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? बंगाल में। 1825 में क्या बनाया? वेदांत कॉलेज। कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर 1815 में आत्मीय समाज बनाई। 1816 में वेदांत सोसाइटी और 1828 में ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज इनका सबसे बड़ा काम माना जाता है। ये ब्रह्म समाज था जो पहले मिशनरी थे जिसने समाज सुधार के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम किया। और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस सोसाइटी ने काम किया था? ब्रह्म समाज ने काम किया था। ठीक, चलिए। तो ब्रह्म समाज, वेदांत सोसाइटी, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज, ये सब किसके द्वारा स्थापित थे? राजा राम मोहन राय। और पहली किताब कब लिखी थी? 1809 में, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसके बाद 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ईसा मसीह के जो चमत्कार थे उस पर उन्होंने लिखा था। और ध्यान रखेंगे कि वो जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस था, तो ये जो इंग्लैंड की जो ईसा मसीह की गड़बड़ चीज़ें थी उसको भी उन्होंने उजागर किया था ढंग से। और 1817 में डेविड हेयर की सहायता से बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर फारसी भाषा में एक न्यूज़पेपर चला है, कौन सा? मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। अंग्रेजी भाषा में एक और अखबार चलाया था, ब्राह्मणिकल मैगजीन। तो ब्राह्मणिकल मैगजीन भी किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय ने। फिर बंगला भाषा में इन्होंने चलाया क्या? संवाद कौमुदी। बताया ना, अलग अलग भाषाओं के जानकार थे, फारसी, अरबी, अंग्रेजी सब जानते थे। तो बंगाली में क्या चलाई? संवाद कौमुदी। फारसी में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन चलाई थी। ठीक। समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 1829 में सती प्रथा को बेंटिक ने समाप्त कर दिया। ठीक है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाना ये राजा राम मोहन राय की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया। वो चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। पहले से बताया था कि अमीर लोग होते थे, कई सारी शादियां कर लेते थे, तो उससे महिलाओं की स्थिति गंभीर हो जाती थी। तो उसका भी उन्होंने क्या किया? विरोध किया। यानी समाज में जो भी गलत चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। जो पाखंड हो रहे थे, जो हिंदू धर्म में जितने भी जो मूर्ति पूजा था, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, जो पाखंड होता था, इन सारी चीज़ों के विरोधी थे। समाज सुधार मतलब जितना होना चाहिए वो सब इन्होंने किया। और विधवाओं की स्थिति के लिए भी काम किया। हालांकि इसके लिए हुआ ये था कि इनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे, हालांकि सती प्रथा तो पहले से चलती थी, उनको बहुत ज़्यादा उस पर कोई लोड नहीं था। हुआ ये था कि इनके बड़े भाई की मौत हो गई। जब इनके बड़े भाई की मौत होगी तो इनकी भाभी जी को इनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती सती कराया गया था। जैसे आपको बताया था कि सती प्रथा में क्या होता था, तो जबरदस्ती हाथ पैर तोड़ के क्या करते थे? जला देते थे। तो बड़ा भयानक सीन हुआ था कि एक ही साथ बड़े भाई मरे, साथ साथ भाभी को भी जला दिया था उन्होंने। तो इनकी भाभी जी को सती कराया गया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी। और इसीलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ क्या किया? संघर्ष किया। और बाद में उसको क्या किया? प्रतिबंधित किया। तो समाज सुधार, और जब आपको अखबारों का इतिहास पढ़ा रहे थे, समाचार पत्रों का इतिहास, तो उसी में बताया था कि शुरुआत भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो कई सारी चीज़ें उन्होंने हमारी भारत में शुरुआत की। तो इसीलिए इनको अग्रदूत माना जाता है समाज सुधार का। यही शुरू किए थे। तो बहुत सारी इनकी उपलब्धियां रही, लेकिन इनको अकबर द्वितीय ने कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। अपने कुछ पेंशन उसका ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, उसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश अफसरों के। लेकिन वहाँ जाके वो महारानी विक्टोरिया को और भी फारसी का ट्यूशन पढ़ाने लगे। वहीं पर वो बीमार, विद्वान आदमी थे, तेजतर्रार थे, लेकिन वहीं पर लंदन में एक जगह है, ब्रिस्टल लंदन के पास है, तो वहीं ब्रिस्टल में वो बीमार पड़े और वहीं पर उनकी मौत हो गई। और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि बनी हुई है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? ब्रिस्टल। यानी पैदा हुए थे बंगाल में और मरे थे कहाँ? यूरोप में। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने यूरोप की यात्रा की। नहीं तो इसके पहले जितने लोग थे सब यूरोप से क्या थे? आए थे। यहाँ से भारत से यूरोप जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राम मोहन राय थे, यही थे पहले व्यक्ति। पहले इसीलिए इनको राजा की उपाधि मिली कि जैसे जब अकबर द्वितीय ने कहा कि भाई हमारी पेंशन ठीक से नहीं मिल रही और अंग्रेज अफसर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो उसका कहना था कि किसी को भेजा जाए लंदन जो हमारी वकालत करे और
जो है कि कंपनी के सामने, महारानी के सामने हमारा पक्ष रखे। तो युवा लंदन जाएगा कौन, क्योंकि अब तक भारत से तो कोई गया नहीं था। जब कोई गया नहीं था तो कोई जाना नहीं चाहता था। भाई वहाँ कैसी धरती, कैसा आकाश, क्या सूरज, क्या भाई सात समंदर पार क्या होता है किसी को नहीं पता, सब डरते थे जाने से। तो यही सबसे पढ़े लिखे मिले आदमी कि यार आदमी तो पढ़े लिखे हैं, 12 भाषाओं के ज्ञान, सोचिए जर्मन, अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी, इसके अलावा जो सबसे कठिन भाषा होती है ना हिब्रू, हिब्रू तक ये जानते थे, 12 बड़ी बड़ी भाषाओं के जानकार थे। तो सबसे पढ़े लिखे होने की वजह से इनको चुना गया। जब इनको बताया गया कि भाई आपको लंदन भेजा जाएगा, बादशाह चाहते हैं कि आप लंदन जाइए, तो इन्होंने भी मना कर दिया था कि भाई राजा रानी का मामला है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सब किसका गला काटेंगे, हम वही को मारेंगे सब पकड़ के, तो इसीलिए हम दूत बन के नहीं जाएंगे। तो फिर राजा ने कहा कि, बादशाह ने कहा ठीक है आप दूत न बन के न जाइए, आप हमारा प्रतिनिधि बन के जाइए, रिप्रेजेंटेटिव, और आपको बाहैसियत दूत नहीं बाहैसियत राजा भेजा जाएगा, यानी आप क्या कहे जाएंगे, राजा। तो वही राजा की टाइटल देके इनको भेजा था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, खैर तो सबसे पढ़े लिखे और सबसे योग्य व्यक्ति जिन्होंने भारत में समाज सुधार की कहा जाता है शुरुआत की, और यहीं से कहा जाता है कहीं न कहीं से भारत में जो नेशनलिज्म हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद, तो इस राष्ट्रवाद की नींव भी किसने डाली थी, राजा राम मोहन राय ने ही डाली थी। ठीक है, शुरुआत इन्होंने किया था। खैर ब्रिस्टल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर। चल अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। अब जब इनकी मौत हुई तो ब्रह्म समाज में दो और बड़े नेता थे, एक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। हुआ ये था कि जब राजा राम मोहन राय 1830 में कहाँ चले गए, लंदन में चले गए, तो इन्होंने ब्रह्म समाज का जो जिम्मा था वो आचार्य रामचंद्र विद्या बागीश को सौंप दिया। तो विद्या बागीश उनकी अनुपस्थिति में चला रहे थे, और ट्रस्टी ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, उन्हीं के दादाजी थे, द्वारकानाथ टैगोर। तो जब 33 में इनकी मौत की खबर आई तो फिर ब्रह्म समाज का जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो टैगोर फैमिली बन गई, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर ने संभाला। फिर द्वारकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, पिताजी थे और द्वारकानाथ के बेटे थे, उन्होंने उसको संभाला। और फिर बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने, यानी जो राजा राम मोहन राय थे, आपको समझा दें नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए राजा राम मोहन राय लंदन कब गए, 1830 में कहाँ चले गए, लंदन। तो जब लंदन गए तो 1830 से लेके 1832-33 ब्रह्म समाज का कामकाज किसने संभाला, रामचंद्र विद्या बागीश, विद्या बागीश थे, उन्होंने संभाला। फिर 33 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1833 के बाद किसने संभाला, द्वारिकानाथ टैगोर ने। फिर द्वारकानाथ टैगोर के बाद फिर कौन आ गए, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्हीं के बेटे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर थोड़ा साधु संत टाइप के आदमी थे, मतलब वो धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि रखते थे। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका जो जिम्मा था वो किसको दे दिया, केशव चंद्र सेन को दे दिया। कि केसी सेन जो थे ये भी बड़े तेज तर्रार आदमी थे, केशव चंद्र सेन। और फिर ये चले गए संन्यास ले लिए, और फिर ब्रह्म समाज किसने संभाला, केसी सेन। केशव चंद्र सेन संभालते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर हिमालय चले गए तपस्या के लिए, तो साधु संत टाइप से थे, चले गए। तो फिर केसी सेन ने संभाला क्या, ब्रह्म समाज। और केसी सेन ने ही, ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के थे, और उन्होंने ब्रह्म समाज को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, और इसको समझ लिया मिशनरी की तरीके से फैलाया। और इन्हीं की प्रेरणा से जो समाज सुधार था वो बंगाल से निकला। यानी सारी चीज़ें कहाँ थी, बंगाल में थी, बंगाल से निकल के मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक फैली।
इन्होंने ही प्रेरणा दी थी। तो जो बॉम्बे और मद्रास में समाज सुधार शुरू हुआ, इसका करता धरता कौन था? केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर शुरू किया। ठीक, बाद में केशव चंद्र सेन थोड़े से मॉडर्न टाइप के हो गए थे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही लिबरल होने लगे थे, कि वो ब्रह्म समाज की प्रार्थनाओं में ईसाई धर्म का भी होने लगा था, वो सब कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो गए। तो फिर ये देवेंद्रनाथ टैगोर वापस आते हैं और फिर इनको हटा देते हैं, किससे? ब्रह्म समाज से हटा देते हैं। तो फिर केशव चंद्र सेन ने 1866 में अपना कौन सा ब्रह्म समाज बनाया? भारतीय ब्रह्म समाज अलग से बना लिया। तो भारतीय ब्रह्म समाज किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने, कि जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई बहुत चाहिए। ठीक, और इन्होंने ही जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज, धर्म ग्रंथों को, प्रमाणों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन किया और ऐसे विवाह आयोजित भी कराए। पर्दा प्रथा, जाति का भेदभाव भी क्या किया? समाप्त कर दिया। इस सब का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। तो ये सब काम किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। बाद में क्या हुआ कि 1872 के साल में केशव चंद्र सेन ने अपने 12 साल की बेटी की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी और पूरे जो वैदिक रीति रिवाज, ताम झाम, खूब दान दहेज के साथ किया। तो इससे फिर भारतीय ब्रह्म समाज में फिर से फूट पड़ गई। भाई लोगों ने कहा कि आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं, आप पर्दा प्रथा की बात कर रहे हैं, पुराने वेदों पुराणों पाखंडों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, समाज में सुधार करने की बात कर रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं, बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, और अपने ही 12 साल की बेटी की शादी किससे कर रहे हैं? 12 साल क्या और कम उम्र की थी, ध्यान नहीं आ रहा है, बूढ़े राजा के साथ कर रहे हैं। तो फिर यहीं से उनका पतन हो गया। खैर, इसके बाद फिर ये लोग पतन की अवस्था में रहे और भी कई सारी मिशनरीज बनी। इसके बाद देखिए वेद समाज बना। वेद समाज को प्रेरणा कहाँ से मिली? वही ब्रह्म समाज से। ठीक, 1864 में मद्रास में श्री धरालू रायडू ने की। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज माना जाता है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको मानते हैं? वेद समाज को। और इसके लिए भी प्रेरणा किसने दी थी? केशव चंद्र सेन ने ही दी थी, उन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुआ। ठीक है, फिर 1849-50 में परमहंस मंडली बनती है। परमहंस मंडली कहाँ बनती है? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? परमहंस मंडली की स्थापना की। फिर इसके बाद गोपाल हरि देशमुख बहुत बड़े सुधारक थे। गोपाल हरि देशमुख की टाइटल क्या थी? लोकहितवादी। इन्होंने कई सारे, एक अखबार चलाया था, कौन सा? प्रभाकर। तो प्रभाकर अखबार के संपादक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने मराठी भाषा में एक पुस्तक लिखा था, जाति भेद। ये जाति पाति के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसके अलावा 1867 में मुंबई में बनती है प्रार्थना समाज। ध्यान रखें, प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। तो प्रार्थना समाज कब बनी थी? 1867। कौन थे इसके, कहाँ पर बनी थी? मुंबई में। फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इस प्रार्थना समाज में बाद में महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर जैसे लोग इसमें सदस्य बने। इसका भी काम वही था कि हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलनों में क्या किया जाए? सुधार किया जाए, समाज सुधार की कोशिश थी। इसके अलावा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन शिक्षा समाज 1884 में बना। कहाँ पर? पूना में। इसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ये क्या था? युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करना। तो इसके लिए कौन सा संस्था बनाई गई थी? दक्कन शिक्षा समाज। फिर इसके बाद 1891 में महाराष्ट्र में विडो रिमेरिज एसोसिएशन बना। विडो रिमेरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थी? पंडित रमाबाई। फिर 1899 में पुणे में डी.के. कर्वे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। डी.के. कर्वे ने विडो होम की स्थापना की, विधवाओं के लिए। तो विडो होम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पुणे में। कब हुई थी? 1899। किसने किया था? डी.के. कर्वे। और यही डी.के. कर्वे पहला जो भारत का महिला विश्वविद्यालय, तो भारत का पहला वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सा था? विडो होम, सॉरी, इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की किसने? डी.के. कर्वे ने की थी पुणे में। और यही भारत की पहला क्या है? महिला विश्वविद्यालय माना जाता है।
इसके अलावा एक और बड़ा काम था समाज सुधार में, आर्य समाज का नाम आपने सुना होगा। जो आर्य समाज था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो किसने की थी? दयानंद सरस्वती। अभी भी चलता है ना आर्य समाज, आपने सुना होगा। तो ये भी पुराने जो धार्मिक पाखंड थे, जो पूजा पाठ थे, उस सब का ये लोग क्या करते थे? विरोध करते थे। और इनका कहना था वेदों की ओर लौट, तो बैक टू वेदास। तो जो वेदों की परंपराएं भारत में थी प्राचीन काल में, जैसे ऋग्वेदिक में था ना कि आप सीधे मंत्रोच्चार कीजिए, कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई पाखंड नहीं, सिंपल चीजें, वही चीजें ये मानते थे कि एकदम ओरिजिनल। बीच में जो नहीं, वो बड़ी बड़ी जो ये सब जो तामझाम आता है ना, बलि देना और बड़ी दान दक्षिणा देना और ये पूजा पाठ कर्मकांड, मंदिर, मूर्ति मूर्ति उर्ति सब ये लोग मना करते हैं, नहीं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो ये समाज सुधार में बड़ा इनका क्रांतिकारी काम था। किसका? आर्य समाज का। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर। ये कहाँ के रहने वाले थे? मूल शंकर दयानंद सरस्वती कहाँ के रहने वाले थे? गुजराती थे। ठीक है, गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना पहले कहाँ की? बंबई में। बाद में फिर इसकी स्थापना कहाँ कर दी गई? लाहौर में इसका मुख्यालय कर दिया गया। तो अभी भी जो ये है आर्य समाज का मुख्यालय बाद में कहाँ किया गया? लाहौर। स्थापना कहाँ पर हुई थी? बंबई में। कब? 1875 में। ठीक। इनके गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर से क्या नाम दिया था? दयानंद। तो दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? पूर्णानंद। उन्होंने ही इनको मूल शंकर से क्या बना दिया? दयानंद बना दिया। ठीक। दयानंद ने अब दयानंद सरस्वती जो थे वो अपने उपदेश हिंदी भाषा में दी। और उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश। और ध्यान रखिए कि कई जगह ये भी कहा जाता है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सबसे पहले किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। हालांकि ये कहीं क्लियर नहीं मिलता है, लेकिन ये हिंदी के पक्षधर थे, हालांकि अंग्रेजी के भी पक्षधर थे। इन्होंने 1863 में पाखंड के विरोध में आगरा में पाखंड खंडनी, यानी जो पाखंड हमारे समाज में थे उसका खंडन करने के लिए एक झंडा फहराया। और इन्हीं का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटे, बैक टू द वेदास। 1882 में दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? स्वदेशी, कि हमें यूरोपीय चीज़ों का क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। और ये स्वदेशी का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक। इन्होंने एक और आंदोलन चलाया था कि जो लोग जैसे मुसलमान, इस्लामिक आतताई थे या ईसाई लोग थे, उनके डर की वजह से अपना धर्म बदल लिए थे, तो उनको अपने धर्म में वापस लाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। इनके द्वारा एक आंदोलन चला, कौन सा? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन क्या था? कि उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया। जैसे इस्लामिक काल में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया है, अंग्रेजों की वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया? ईसाई धर्म स्वीकार किया। तो उन लोगों को वापस हिंदू बनाने के लिए उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन भी किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। इन्हें, दयानंद सरस्वती को ही भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। 1874 में इन्होंने क्या लिखी? सत्यार्थ प्रकाश। संस्कृत में पाखंड भूमिका लिखी 1866 में। वेद भाष्य की भूमिका लिखी 1876 में। ऋग्वेद पर भाष्य लिखा 1887 में। अद्वैत मत का खंडन, ये द्वैतवादी थे, अद्वैत नहीं थे, 1873 में। पंच महायज्ञ विधि 1875। और जो वल्लभाचार्य के मत का इन्होंने खंडन किया 1875 में। इनके बाद 1886 में लाहौर में इन्हीं के शिष्य थे लाला हंसराज। और लाला हंसराज ने किसकी स्थापना की? दयानंद एग्नो वैदिक कॉलेज, जिसको क्या बोलते हैं? डीएवी। ज़्यादातर बड़े शहरों में आपको एक डीएवी कॉलेज जरूर मिलेगा। डीएवी कॉलेज होता है ना, अंग्रेजी वाला। तो ये लोग पाश्चात्य शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यकता मानते थे। तो जो डीएवी की स्थापना हुई थी वो किसने किया था? लाला हंसराज ने। कहाँ पर किया था? लाहौर में। और कब किया था? 1886 में। तो लाला हंसराज किसके चले थे? दयानंद सरस्वती के ही चले थे। ठीक। तो यार समाजियों का ही चलता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। डीएवी हर बड़े शहर में आपको मिलेगा। इसके अलावा 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के कांगड़ी एक जगह है, उसी में कौन सी स्थापना की? गुरुकुल यूनिवर्सिटी।
आपने सुना होगा गुरुकुल कांगड़ी का नाम सुना होगा। तो जो गुरुकुल कांगड़ी है वो किसने बनाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। कब बनाया था? 1902 में। ठीक। इसके अलावा समाज सुधार में एक और बड़ी संस्था का नाम आता है, आपने रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा। रामकृष्ण मिशन 1897। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चेले थे। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे और इन्हीं के चेले थे कौन? स्वामी विवेकानंद। तो इन्हीं स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? वेल्लूर में। तो ध्यान रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। बाद में कहाँ किया गया? वेल्लूर में। अब ये जो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इतने प्रसिद्ध आदमी का नाम नहीं जानते? मोदी जी का नाम क्या है? अरे मोदी जी का क्या नाम है पूरा? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अरे प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? अरे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ क्या है? अरे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अरे मोदी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र। तो इनका असली नाम नरेंद्र था। तो उनको किसी ने बताया कि आने वाले समय में एक भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले, उनका नाम नरेंद्र होगा, तो इसलिए अपना नाम बदल लीजिए, नहीं तो फिर आप उनके नाम के आगे बहुत छोटे हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर मोदी जी के डर के मारे अपना नाम क्या कर लिया? विवेकानंद कर लिया। ऐसा लिखा जाएगा कुछ साल बाद। ठीक है, चलिए खैर, एक्चुअली इनका नाम नरेंद्र था, लेकिन खेतड़ी के राजा जो थे, तो खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या किया? क्या हो गया भाई? तो खेतड़ी के राजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया? विवेकानंद कर लिया। साधु टाइप से नहीं लग रहा था ना, तो उनका चेंज कर लो, तो वही स्वामी विवेकानंद नाम होता है। और स्वामी विवेकानंद फिर कहाँ जाते हैं? 1893 में कहाँ चले जाते हैं? शिकागो के विश्व धर्म संसद में। वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया? भाषण दिया। और उसी भाषण से वो क्या हुए? पॉपुलर हुए 1893 से। और वहीं 1893 में जब उन्होंने भाषण दिया था, तो वहीं पर एनी बेसेंट भी थी। एनी बेसेंट भी 1893 के शिकागो के विश्व धर्म संसद में गई थी, उन्होंने भाग लिया था। ठीक। चलिए, उसके बाद वो भारत लौटे और वही भारत लौटने के बाद थोड़े और पॉपुलर हो गए थे। ठीक है, वहीं पर उनके साथ उनकी शिष्या बनी थी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता का नाम सुना है? उनके नाम पर बहुत सारे इंटर कॉलेज चलते हैं लड़कियों के, निवेदिता इंटर कॉलेज के नाम से चलता है। तो सिस्टर निवेदिता का असली नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। तो वो इन्हीं की शिष्या थी, किसकी? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। खैर, स्वामी विवेकानंद मांस वांस खाते थे कि नहीं खाते थे? उन्हीं के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। खूब खाते थे मांस। ठीक है, मांसाहारी थे। और राष्ट्रवाद को लेकर ऐसा कुछ खास उनका बहुत विचार नहीं आता। खैर, मुद्दे पर हम लोग आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की और हेनरी ऑलकॉट। कर्नल थे अमेरिकी सेना में। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का देखिए उद्देश्य क्या था कि प्राचीन भारत का धर्म और दर्शन कालका द्वारा प्रसार और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे इन्होंने भारतीय धर्म दर्शन को अच्छा स्वरूप दिया, उसके सारी चीज़ों को, सारे तत्वों को, और बौद्ध धर्म के कुछ तत्वों को भी इन्होंने मिलाया। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती थी। बाद में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो कहाँ कर दिया गया? मद्रास कर दिया गया। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ की है? मद्रास। और यही उसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय।
इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी कौन? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने ही 1898 में किसकी स्थापना की? सेंट्रल हिंदू स्कूल, CHS आपने सुना होगा, कमच्छा पर है ना। तो CHS की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1898 में। चलिए, फिर 1830 में एक और समाज सुधार के लिए संस्था बनी थी, धर्म समाज। धर्म समाज किसने बनाया? राधाकांत देव। और ध्यान रखेंगे ये सती प्रथा के क्या थे? समर्थक थे। राजा राम मोहन राय के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और ये लोग सती प्रथा का समर्थन में थे, ये रूढ़िवादी टाइप के लोग थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज बनाया, उसी के विरोध में इन्होंने कौन सा बनाया था? धर्म समाज। ये पुरानी रूढ़िवादी को पकड़ के चलते थे, कहते थे कि ये सती हमारा निजी मामला है, इसमें ब्रिटिश सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और सती प्रथा के लोग समर्थन करते थे। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई, और तथा इसका उद्देश्य क्या था? कट्टरपंथी हिंदू धर्म की रक्षा करना। और इन्होंने ब्रह्म सोसाइटी के विरुद्ध समाचार चंद्रिका मैगजीन चलाया। ये लोग पुराने रूढ़िवादी विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। इसके अलावा 1897 में देव समाज बना। देव समाज कहाँ पर बना था? लाहौर में। इसके फाउंडर कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। इसका उद्देश्य क्या था? ये भी ब्रह्म समाज की तरह था, पर इसके विपरीत इसके अनुयायी गुरु को पूजते थे। ब्रह्म समाज जो था वो पाखंड उखंड के विरोध में था, तो देव समाज किसके पुजारी थे? गुरु के। इसके अलावा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर 1921 में सोशल सर्विस लीग बनी मुंबई में। इसके संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी थे। 1924 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की। 1922 में ठक्कर बापा यानी अमृतलाल विठल दास, इनको ठक्कर बापा कहते थे, इन्होंने कौन सा मंडल बनाया? भील सेवा मंडल। और यही जो ठक्कर बापा थे, सबसे पहले ने आदिवासी के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? जनजाति। तो आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? ठक्कर बापा ने। ठीक। इसके बाद 1885 में सेवा सदन बना मुंबई में, BM मालाबारी, विधवाओं की स्थिति के लिए बनाया गया था। फिर 1889 में शारदा सदन बना मुंबई में। इसकी संस्थापक थी पंडित रमाबाई, ये भी विधवाश्रम था। फिर 1903 में श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन युग केरल में इसकी स्थापना की, और इसके संस्थापक कौन थे? नारायण गुरु। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी वेबियन डेरिजो ने शुरू किया था बंगाल में। इसके अलावा पारसियों में भी कई सारे धार्मिक बुराइयां थी, तो उसको सुधारने के लिए मुंबई में एक संस्था बनाई गई, रहनुमाई मजद-ए-आसन। रहनुमाई जो मदद-ए-आसन था, ये किसके लिए था? पारसियों के लिए था। ठीक, तो पारसी लोग अपने भी धर्म में थोड़ा बहुत सुधार चाहते थे, तो इसके संस्थापक कौन थे? नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, HS बंगाली। ठीक, ये पारसी धर्म का सुधार और सभी पारसी महिलाओं का आधुनिकीकरण करना इसलिए बनाया गया था। कुछ इस्लामिक धर्म में भी सुधार की कोशिश हुई, हिंदू धर्म के अलावा इस्लामिक। हालांकि इस्लाम में धर्म सुधार थोड़ा सा लेट से आया। ठीक, और इस्लाम धर्म के साथ समस्या थी कि उसमें मिडिल क्लास का अभाव था, या तो अमीर मुसलमान थे या बिल्कुल गरीब मुसलमान थे। और इसमें इसकी जो शुरुआत की सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान, क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत कड़ा रवैया अपनाया, तो ये साबित करना चाहते थे कि मुसलमान अंग्रेजी सरकार के विरोध में नहीं है, उनके प्रति राजभक्त हैं, ताकि अंग्रेजों की कृपा दृष्टि मुसलमानों पर बनी रहे, मुसलमानों को नौकरियों में और बाकी जगहों पर थोड़ा बहुत अच्छा स्थान मिल जाए हिंदुओं की तुलना में। तो वही अपने आप को अंग्रेजों का राजभक्त दिखाने के लिए, मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में लाने के लिए इन्होंने काम किया। ठीक, तो देखिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन, और इन्होंने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रयास और सामाजिक सुधार के लिए शुरू किया। उनकी एक फारसी भाषा में अखबार था, तहजीबुल अखलाक। ठीक है, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, वही आगे चलकर क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, जैसे CHS था, वही बाद में क्या बन गया? BHU बन गया। या जो पहले शांति निकेतन था, वही क्या बन गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। तो यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उस समय वायसराय था नॉर्थब्रुक, उसने अलीगढ़ की स्थापना के लिए 10,000 रुपये का उसने चंदा भी दिया था। ठीक, और इन्होंने इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 में, और ये मुसलमानों को क्या कह रहे थे? पेट्रियाटिक, राजभक्त बनाने में तुले हुए थे। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए।
कि मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ ना रहे। ठीक। फिर 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी बनी, मुस्लिम साहित्य सभा। कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन थे? नवाब अब्दुल लतीफ़। इन्हें बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। फिर 1889 में अहमदिया आंदोलन चला। अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? मिर्जा गुलाम अहमद। और ये खुद को क्या बोलते थे? पैगंबर कहते थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा तथा महदी दीने के बाद हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। कुछ ज़्यादा ही लिबरल होने लगे थे। अहमदिया आंदोलन थोड़ा सा लिबरल था, तो धीरे धीरे कृष्ण का अवतार ईसा मसीह बनने लगे थे, तो फिर बाद में चल गया। ठीक। इसके बाद देवबंद आंदोलन चला। देवबंद जो आंदोलन था ये कट्टर था। जैसे अलीगढ़ आंदोलन लिबरल था, अंग्रेजी परंपरा को फॉलो करता था, कट्टर इस्लामिक परंपरा वाला था। इसका संस्थापक कौन थे देवबंद आंदोलन का? मोहम्मदन कासिम ननौती और अब्दुल रशीद गंगोही। यह स्कूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था और इसका रुख अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था। साथ ही यही आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का क्या था? विरोधी था। इस स्कूल के मौलवियों ने सर सैयद अहमद का तथा उनकी संस्था संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी जो पैट्रियोटिक सोसाइटी थी उसके विरुद्ध इन लोगों ने फतवा जारी किया। फतवा तो ये सब कुछ जारी करते थे। इसके बाद मोहम्मद इकबाल का नाम आपने सुना होगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। तो वो उन्होंने कहाँ पर लिखा था? बंगे दर्रा। तो बंगे दर्रा में ही इन्होंने लिखा था। और इन्होंने एक शब्द दिया था, कौन सा? इनकलाब। बाद में क्रांतिकारी कहते हैं ना, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब का मतलब होता है क्रांति। और इन्होंने ही जो हिंदुओं के लिए अलग मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने के लिए 2 राष्ट्र का सिद्धांत था वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। 1838 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक। चलिए हमने जाति कल देखा जाएगा। समझ गए? तो मुसलमानों में समाज सुधार क्या हुआ? थोड़ा सा देरी से हुआ था, समय से नहीं हुआ था, बहुत डिले हो गया था। क्लियर? तो हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी सुधार हुआ, लेकिन वो काफी विलंब से प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके अलावा पुनर्जागरण में बताया कि धार्मिक के साथ साथ क्या था? सामाजिक भी था। तो कुछ निम्न जातीय आंदोलन भी हुए, यानी निचली जाति के लोगों ने भी संघर्ष किया, उसमें भी सुधार करने की कोशिश की। कई सारे लोगों ने संघर्ष किया और सुधार करने की कोशिश की। तो कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे सुधार हुआ, इस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में।